हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका 21 जनवरी को, इसको टारगेट करते हुए जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में और 60 सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एसएसटी की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्लास है उसमें टॉपिक वाइज कंटेंट करवाया गया है एंड ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों ही तरीके से जो हमारी क्लासेस है वो आपको मिलती रहेंगी। आज की इस क्लास में हमारे 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कई बार एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा कि ये पहला ही क्वेश्चन है, ये आपका 6 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। देखिए, जो कुषाण है ये चीन की एक जाति है जिसका नाम है यू ची जाति, ठीक है। कुषाण जो है ये चीन की एक जाति है, यू ची जाति, ये उसकी जो है शाखा थी। और कुषाण वंश अगर बात करें तो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कड़फिसेस ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। ओके, किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। रही बात कि इन्होंने किस शक्तिशाली केंद्र से शासन किया था, तो वह थे हमारे पेशावर और मथुरा। कौन? कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। ठीक है, बात क्लियर हुई। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? किस स्थान पर? तो वो स्थान आपका कंधार है। कौन सा स्थान है? कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख है ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। अच्छा, अगर बात पूछ ले कि सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता कब मिली, तो अशोक के जो अभिलेख थे इनको सबसे पहले पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में मिली थी। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। आपको बताते चलें, अशोक के जो अभिलेख हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो भाग है, पहला नंबर 1 तो शिलालेख, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है शिलालेख और नंबर 2 है स्तंभ लेख, नंबर 2 है स्तंभ लेख और तीसरा जो नंबर है वो है गुहा लेख। क्या है? गुहा लेख। ये 3 है, ठीक है। अशोक के स्तंभों को 3 भागों में बांटा गया है। वो ये 3 भाग हैं। पहला भाग शिलालेख, दूसरा भाग स्तंभ लेख, तीसरा भाग गुहा लेख, ठीक है। दूसरी बात, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अशोक के जो कौशाम्बी अभिलेख हैं उनको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटे गए हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है। वहीं पर जो स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका कंधार हो जाएगा। डिस्कशन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग 2023 के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम आपका 6 फरवरी में हुआ था। ओके, क्वेश्चन कहता है गोंड राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गांव थे। जो गोंड राज्य था गढ़कंटगा, उसमें 70,000 गांव थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख जो है वो अकबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? इसका उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। गोंड है क्या? गोंड जो है यह एक प्रकार की जनजाति थी। क्या थी? यह एक जो है जनजाति थी, ठीक है, जो झूम खेती करती थी। जो गोंड जनजाति थी ये झूम खेती करती थी। ध्यान रखिए, क्या करती थी? झूम खेती करती थी, ठीक है। गढ़कंटगा एक समृद्ध राज्य था और यहाँ के जो निवासी थे वो जंगली हाथियों को पकड़ करके जो दूसरे राज्य थे उनमें उनसे निर्यात करके बहुत सारा धन भी अर्जित किया करते थे। ओके, तो बात आई समझ में। जो गोंड है वो एक जनजाति है जो झूम खेती करती थी और गढ़कंटका में 70,000 गांव थे। इसका जो उल्लेख है वो अकबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? अकबरनामा में मिलता है।
एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। स्टेटमेंट है ये कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये बात किसने कही है? ये जो बात है वह राजा राममोहन राय ने कही है। किसने कही है? राजा राममोहन राय का ये स्टेटमेंट है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ओके, ये बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। क्या? आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्म कांड, पर्दा प्रथा, ऐसे बहुत सारे जो गलत चीजें थी उनका इन्होंने भरपूर विरोध किया था राजा राममोहन राय ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वह राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की बात है, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल या फिर सत्य शोधक समाज? तो डिफरेंट, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान जो सत्य शोधक समाज था, कौन सा समाज? सत्य शोधक समाज नामक जो संगठन था, इसने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान देने का काम किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी ये भी नोट कर लीजिए, 1873 में की थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने जो है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्य शोधक समाज ने ही जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान देने का काम किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। यानी कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। अगर दोनों सही है तो दोनों सही हो जाएंगे। टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध, देखिए अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बात तो ठीक है, अपनी मृत्यु तक जो है जो टीपू सुल्तान थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। ऑप्शन ए हमारा सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। वेरी गुड, ये भी राइट ऑप्शन है हमारा। यानी कि ए और बी, जब दोनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं तो दोनों ए और बी सही है। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चंस इस तरीके के डाले जाते हैं कि कथन ए और कथन बी दिए जाते हैं और फिर उसमें बताना होता है कौन सा सही है। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। जो टीपू सुल्तान था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे और उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उसका उन्होंने विरोध किया। अगला क्वेश्चन कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी गई वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड, देखिए क्या कहा जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। हो सकता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। ठीक है, बात क्लियर हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? किन किन देशों के राजनेता? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसको इंग्लिश में नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, तो इसको NAM के नाम से, हो सकता है आपको कहीं पे NAM भी लिखा हुआ मिल जाए, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो किन किन देशों के राजनेता? तो वो देश हमारे कौन कौन से थे? भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र।
ये वो देश थे, इन देशों के जो राजनेता थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है जिसको हम NAM भी कहते हैं, इसकी स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। और क्या कहें, ये वो दौर था जब नए नए देश जो थे वो औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में जो यूगोस्लाविया है, इसके बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कुल 25 देशों की प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था। ओके, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए, एक तो आपका बृहस्पति है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। ये जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। ओके, इसके जो कुल उपग्रह हैं वो 95 हैं। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95। और जो शनि है, इस ग्रह के भी चारों ओर छल्ले होते हैं। ओके, शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा उपग्रह है, वो टाइटन है। क्या है? टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, फिर बात आती है यूरेनस की। जो यूरेनस है यह, इसके भी चारों तरफ छल्ले या फिर वलय पाए जाते हैं। इस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज करने वाले विलियम हर्शेल थे। कौन थे? विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। ओके, और इसके भी चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। तो हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये 3 ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि ABC तीनों राइट हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो A है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले या फिर वलय पाए जाते हैं। बात क्लियर होती है। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण दिन और रात होता है तथा ऋतुओं में परिवर्तन आता है? वो है पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, जिसकी वजह से दिन और रात होता है तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। जो पृथ्वी है डियर फ्रेंड, जो पृथ्वी है ये सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह माना जाता है जिस पर क्या है, जिस पर लाइफ है, जिस पर जीवन है और जल की उपस्थिति है। इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन कि दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है। और पृथ्वी जो है इस पर जीवन संभव है, यहाँ पे पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है हमारा चंद्रमा। ठीक है, बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, यहाँ पे आपके एक तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, शीतोष्ण भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ऑप्शन हमारा A राइट हो गया। क्या हो गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में आर्द्र पर्णपाती वन क्या पाए जाते हैं, जिसको हम मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट भी कहा जाते हैं। और अंडमान निकोबार जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित। और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और जो अंडमान निकोबार है ये कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है। अगर पूछ ले कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था यहाँ पे जो वन है वो आर्द्र पर्णपाती वन, जिसको इंग्लिश में मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट कहते हैं, ये वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो A है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में, अतीत का मतलब क्या है? पास्ट में, जो समय बीत गया, पास्ट में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव मिलते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पे जो आपके क्षेत्र हैं केरल और लद्दाख। कौन कौन? केरल और लद्दाख, ये 2 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पास्ट में
आए अरबी और चीन के व्यापारियों के सांस्कृतिक जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे बात की जा रही है कि लद्दाख की, तो लद्दाख जो है ये जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। कैसा इलाका है? ये रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। ओके, लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा था, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। और केरल जो है, केरल कहाँ है? केरल आपका भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है, और सबसे पहले अरबी और जो यहूदी हैं वो व्यापारी केरल आए थे। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ये होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनके मिलने से होता है चुनाव का आयोजन। भारतीय चुनाव आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत, यानी कि जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। कौन सी विशेषता को ये आइडेंटिफाई करता है? तो यह संघवाद को। किसको? संघवाद, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको ये आइडेंटिफाई करता है। संघवाद क्या है? संघवाद मूल रूप से एक द्वैध सरकार प्रणाली है, जिसको डबल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? कौन सी ऐसी स्थिति है जो भारत के एक शहर में आए जो भी प्रवासी हैं उन मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शा रही है? देखिए, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्की दुकान का मालिक है, जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है, क्योंकि यहाँ वो प्रवासी मजदूर है। यहाँ का यानी कि परमानेंट नहीं है, प्रवासी है, कहीं बाहर से आया हुआ है कुछ दिनों के लिए। ठीक है। जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। देखिए, यहाँ पे जो राजन है वो दिन में क्या करता है? ठेले पर सामान बेचता है और रात में उसी पर सो जाता है, यानी कि उसके पास रहने के लिए कमरा वगैरह भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ समय के लिए यहाँ पे आया है और फिर वो वापस चला जाएगा। तो ये जो है कि प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शा रही है। ओके, ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। और अपने मूल निवास स्थान से दूर जो है कि जब व्यक्ति कहीं काम करने जाता है या जो आवागमन होता है उसको प्रवासन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? तो पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की जो हत्या की घटना है वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। ये रंगभेद नीति क्या है? देखिए, रंगभेद प्रणाली ने क्या किया था? लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर, यानी कि उनकी त्वचा के रंग के आधार पर, उनकी त्वचा का रंग कैसा है, ठीक है, उसके बेस पे उनको विभाजित करने का काम किया। ठीक है, और इसी रंगभेद प्रणाली के कारण ही जो अश्वेत लोग थे उनको मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को भी दर्शाने का काम किया है, और यही वो ऐतिहासिक घटना है जिसमें पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किस दिन को याद करने के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं?
भारत के पहले आम चुनाव, भारत की स्वतंत्रता, संविधान के लागू होने या संविधान का लेखन पूरा होने के लिए। देखिए यहाँ पे बात हो रही है गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस जो है ये हम किसके लिए मनाते हैं? संविधान के लागू होने पर, ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आपको बताते चलें कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बात क्लियर रही। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? कौन सा शब्द है जो इतिहास में किसकी पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है? पुरा स्थल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुरा स्थल को इंग्लिश में साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट, SITE। ओके, तो पुरा स्थल क्या है? वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। अवशेष का मतलब क्या है? अवशेष वो चीजें होती हैं जो बच जाती हैं। अवशेष का मतलब है जो शेष रह गया है। अवशेष का मतलब क्या है? जो शेष रह गया है, जो बच गया है, उसे हम अवशेष कहते हैं। तो जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे पुरास्थल कहा गया, उसे साइट कहा गया, SITE। ओके, कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? यानी कि आपको अगर जेंडर संवेदीकरण टॉपिक पढ़ाना है तो आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज करेंगे जो सबसे बेस्ट हो, जिससे बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाए। पहली बात तो आपको ये समझना है कि जेंडर संवेदीकरण क्या होता है। जेंडर संवेदीकरण का मतलब होता है कि जो हमारे रूढ़िगत विचार चले आ रहे हैं, जो समाज की परंपराएं चली आ रही हैं, उनसे ऊपर उठ करके और लड़के और लड़की को यानी गर्ल्स और बॉयज को एक समान समझना, उनमें भेद न करना, शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं दोनों को समान देना, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। ये नहीं कहना है कि जो लड़के हैं वही ऑफिस का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, है ना, ये नौकरी लड़की की नहीं है, लड़की नहीं कर सकती, या ये काम लड़का नहीं कर सकता। ये सब रूढ़िगत विचार हैं, हमें इनसे ऊपर उठना होगा। ठीक है, ये हमारे ये जेंडर संवेदीकरण कहलाता है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड होगा वह परिचर्चा होगा। परिचर्चा का मतलब होता है डिस्कशन होगा। क्या होगा? डिस्कशन होगा। डिस्कशन जो है इसका मतलब ये होता है कि बैठ करके जब डिस्कशन किया जाता है तो हम अपने विचार रखते हैं, सामने वाला अपने विचार रखता है, हम उनकी बातों को समझते हैं, वो हमारी बातों को समझता है। इससे जो है कहीं ना कहीं कुछ उसका प्रॉब्लम का हल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो डिस्कशन मेथड जो है वो इस टॉपिक के लिए बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे जेंडर संवेदीकरण क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और जो भी फैक्ट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको प्रेजेंट करने की क्षमता को डेवलप करती है? तो वो क्या है? वाद विवाद, डिबेट है, डिस्कशन है, या फील्ड वर्क है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क है? तो वो हमारा हो जाएगा वाद विवाद। क्या हो जाएगा? वाद विवाद, जिसको हम डिबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम डिबेट कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा डिबेट में बैठता है तो वो तार्किक बहस करता है, सामने वाले को जवाबी तर्क देता है, और जो भी विचार हैं उसके, अपने जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर वो अपने विचारों को रखता है। ये इन सब चीज़ों से उसकी जो क्षमता है वो डेवलप होती है। तार्किक बहस करने की क्षमता डेवलप होती है, अपने जो है कि जवाबी तर्क देने की और विचारों को रखने की, इन सब चीज़ों में उसकी क्षमता डेवलप हो जाती है। तो वाद विवाद जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि डिबेट सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले, यानी कि आप क्लास में जाते हैं और आपका जो टॉपिक पढ़ाना है आपको वो लोकतंत्र पढ़ाना है, तो इसको शुरू करने से पहले एक जो अध्यापिका हैं, जो टीचर हैं, वो कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती हैं। वह किस तरह का आकलन कर रही हैं? आपने भी जब बीएड में टीचिंग की होगी तो आपने सीखा होगा कि हम क्लास में जब जाते हैं तो बच्चों से क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये जांचने के लिए
कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे उस टॉपिक के बारे में बच्चा पहले से कितना जानता है, उसको कितना पता है, फिर उसी हिसाब से हम वहीं से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर है वो लोकतंत्र चैप्टर को या विषय को पढ़ाने से पहले बच्चों से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रही हैं। वो ये जानना चाह रही हैं कि इसके बारे में बच्चों को पहले से कितना पता है ना। असेसमेंट ऑफ पर कंसेप्ट इसको कहते हैं। वह बच्चों से उनके जो है पूर्व अवधारणा का आकलन करना चाह रही हैं, इसीलिए उनसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं और उन क्वेश्चंस को हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद का जो स्वदेशी आंदोलन था उसको भारत के आंध्र क्षेत्र में, कहाँ? भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। ये जो आंदोलन था यह गांधीवादी, क्या ये जो आंदोलन था यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन माना जाता है। और ये जो आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था और भारतीयों की जो आर्थिक कंडीशन थी उसमें सुधार करना था। ये आंदोलन जो है वो 1911 में समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ था? 1911 में समाप्त हो गया था। क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके 4 क्षेत्र हैं। ओके, 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं। 2 कौन कौन है? एक तो वायुमंडल हो गया, दूसरा जैवमंडल हो गया। बाकी 2 कौन कौन से हैं? देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? देखिए जहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, जल है, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब मिलकर के पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसके 4 क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 वायुमंडल, नंबर 2 जैवमंडल, नंबर 3 जलमंडल, नंबर 4 स्थलमंडल। ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, अब इसमें से 2 तो ये हो गए वायुमंडल और जैवमंडल, बचे 2 कौन से? जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल वो है जिसपे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे जंगल हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं। ओके, और जलमंडल वो होता है जो पानी का क्षेत्र है, वो हमारा जलमंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी क्या है? प्रेयरी जो है, प्रेयरी एक घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और ये मवेशी यानी कि जानवर पालने का, कैटल रियरिंग का एक उपयुक्त जगह भी है। और जैसा कि मैंने बताया ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में एक बहुत ही विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ये विशाल घास का मैदान अन्न भंडार भी है। और जो प्रेयरी है ये गेहूं, प्रेयरी जो है ये गेहूं उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पे मवेशी का मतलब है कैटल, यानी कि जो पशु हैं वो भी पाले जाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी को एक छवि में बांधने का क्या मतलब है? फिक्सिंग समवन इनटू एन इमेज इज कॉल्ड रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना किस छवि को एक नजरिए से देखना, है ना, तो वो क्या होता है? ये रूढ़िबद्ध धारणा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है, जो व्यापारी है वो बुनकरों को क्या देता है? कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको दादन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको दादन व्यवस्था कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है। समझिए, दादन व्यवस्था प्रणाली जो है ये घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने का एक पुरानी प्रथा है। इसे कुटीर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर पूरा परिवार इस प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है, और ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित भी है। इसको दादन व्यवस्था कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है,
कि सफाई जो है वो सिर्फ लड़कियां करेंगी। इसे उदाहरण मान सकते हैं निम्नलिखित का। इसको किसका उदाहरण मान सकते हैं? इसको हम लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण मान सकते हैं। इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। ओके, इसमें कि मतलब जो है ये लड़कियों का काम है, इसको लड़कियां ही करेंगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है? दो प्रकार की जो समानता है वो सब में एक समान है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर। क्या है वह? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये सबको एक समान जो है दो प्रकार की समानता प्रदान करता है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर। ऑप्शन इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है? यहाँ पे देखिए, सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये बात गलत है। ये संविधान सभा के बारे में बात सही नहीं है, जबकि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या भी 15 थी। कितनी? जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या भी 15 थी। और संविधान सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। और 9 दिसंबर 1946 की बात है। कब की बात है? 9 दिसंबर 1946 की बात है। इस डेट को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन का मेन आंसर है वो ये है कि संविधान सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये बात गलत है। उसमें 15 महिलाएं भी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्लास कैसी रही कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। क्वेश्चन कहता है कि छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर आप बच्चों के साथ प्रोजेक्ट वर्क करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आप उद्देश्यों का निर्धारण करें, क्योंकि किसी भी काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, तो आप पहले जो है कि उद्देश्य निर्धारित कर लें, उसके बाद प्रोजेक्ट काम करें। जो प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट विधि की जो मूल अवधारणा है वो किसने दी थी? वो जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने इसकी मूल अवधारणा दी थी। ठीक है, बाकी जो आपकी क्लासेस हैं टॉपिक वाइज कंटेंट के साथ, वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।